नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब संस्करण। बड़े दिनों बाद इस चैनल पे कुछ पोस्ट करने का मौका मिला है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल माहौल की, और ऐसे पॉलिटिकल माहौल की जिसकी आज से 2 या 3 महीने पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा शिफ्ट बीजेपी के अंदर आने वाला है। हालत यह है कि पीएम मोदी जो हैं उनको लेकर और उनके भविष्य को लेकर भी अटकलें शुरू हो गई हैं। पूरी बातें क्या हैं, आरएसएस के अंदर क्या चल रहा है, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है, अगले चुनावों की तैयारी क्या है, इसका असेसमेंट करेंगे और एक अच्छा सा विश्लेषण आपको देंगे। बड़े दिनों बाद कोई पॉलिटिकल वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी अब हमको 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, क्योंकि एक लंबे 1 महीने के करीब प्रतिबंध के बाद में हम वापस आए हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आरएसएस की दिल्ली में हाल में एक बैठक हुई है। आमतौर पे आरएसएस दिल्ली में बैठकें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। दिल्ली में एक बैठक हुई है जिसमें जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, वो भी मौजूद थे। उसमें सारे जो टॉप फंक्शनरी आरएसएस के वो थे और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वो फैसले हैं जिनकी पिछले 1 हफ्ते से हम कहीं ना कहीं सुगबुगाहट देख रहे थे, लेकिन फ्रंट पे आके आरएसएस इतने बड़े फैसले ले लेगी और इसकी उम्मीद नहीं थी। आरएसएस ने जो फैसले किए उनसे बातचीत शुरू करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, आपको इतिहास में लेके जाएंगे, पीछे की गतिविधियां बताएंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे वीडियो पे। आरएसएस की जो बैठक हुई है उस बैठक में ये तय किया गया है कि अब प्रदेशों के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें मुख्य चेहरा मोदी जी का नहीं होगा। मतलब प्रदेश के जो चुनाव होंगे, भले वो पंजाब के हों या उत्तर प्रदेश के हों या आने वाले समय में और राज्यों के, उसमें मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे। जो आरएसएस के सोर्सेस हैं वो जो उसके पीछे कारण बता रहे हैं, एक कारण, जब भी आप कुछ करें तो आपको एक ऑफिशियल कारण बताना पड़ता है कि सामने कहने के लिए जो कारण होता है कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। तो जो कहने के लिए कारण बताया गया है वो कारण ये है कि मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं अपना चेहरा आगे लेके, तो क्या होता है, मोदी जी के ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं और इसके कारण मोदी जी की छवि खराब होती है। उसके कारण उनकी छवि खराब होती है तो पार्टी की कंडीशन खराब होती है। 2 उदाहरण दिए गए हैं कि दिल्ली में केजरीवाल और बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो इसीलिए मजबूत हुई, वो इसलिए चुनाव जीत गए क्योंकि मोदी जी को चेहरा रख के हम चुनाव लड़े थे। और बंगाल में भी मोदी जी को आगे कर करके लड़े, उससे भी हमको नुकसान हुआ। आप इन 3 चुनाव की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो अनगिनत चुनाव हुए हैं जिनमें मोदी जी का नाम ले लेके आप जीते हैं, आज उन चुनावों को हार गए, आप भूल गए। यही बीजेपी और यही बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो विश्लेषक थे वो भी ये मानते थे कि मोदी जी को टारगेट नहीं करना है। अगर मोदी जी पे आरोप लगाओगे, अगर मोदी जी के बारे में कुछ बोलोगे तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। गुजरात चुनाव याद कीजिए, किस तरह से मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को कह दिया था कि वो नीच हरकत कर रहे हैं, तो उसके बाद से राहुल गांधी ने खुद उनको चुप कराया था, उनके खिलाफ एक्शन लिया था और ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई मोदी जी पे हमला मत करो। केजरीवाल पूरे चुनाव में कितने भी उन पर हमले हुए, उन्होंने शाहीन बाग की बात नहीं की और मोदी जी की बात नहीं की। इसलिए आप सोचिए कि ये जो आपको बताया जा रहा है कि मोदी जी की छवि खराब हो जाती है उनके कारण चुनाव लड़ने से, इस बात में दम थोड़ी कम है। अगर आपको दम ज़्यादा लगती है तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। कोई हो सकता है काउंटर थॉट हो आपका, आप जागरूक जो है वो दर्शक हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ। ये तो एक रीज़न बताया। दूसरा जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि अब जो चुनाव लड़े जाएंगे, जैसे यूपी में चुनाव लड़े जाएंगे तो योगी जी के चेहरे पे लड़े जाएंगे। और इस बैठक के होने से पहले, बैठक से पहले, ये फैसला होने से पहले उत्तर प्रदेश में जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, उसके ऊपर जो बैनर लगा होता है वहां से मोदी जी का फोटो हटा दिया गया। इससे पहले मोदी जी और अमित शाह ने
जो 2019 में भी बढ़ चढ़कर योगी जी की तारीफ करते थे, उनको जन्मदिन की बधाई देते थे। 2020 में जो बधाई देते थे, उन्होंने इस बार जन्मदिन पे योगी जी को बधाई तक नहीं दी। ये एक सिंबॉलिक, कुछ चीज़ें बहुत प्रतीकात्मक होती हैं, और इस प्रतीकात्मक चीज़ों के बीच में योगी जी ने भी एक संदेश देने की कोशिश की कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और वो बैठ के, जब मोदी जी उस दिन 5 बजे भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अड़काया था जिस काम के लिए, उसको अपनी उसको लेकर जो घोषणाएं कर रहे थे कि हम टीकाकरण जो है वो केंद्र सरकार खुद खर्चा करके करेगी, तो योगी जी ने एक फ़ोटो रिलीज किया जिसमें वो अपनी सीएम की कुर्सी पर बैठकर मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, हम मोदी जी को सम्मान देते हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन इस संदेश के बीच में जब आपको ये पता चले कि मोदी जी ने जिन AK शर्मा साहब को 2 साल पहले, उन्होंने IAS अफसर थे, VRS लिया, 2001 से जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब से जुड़े हुए थे। मोदी जी दिल्ली आए तो उनको PMO में लेके आए, और अचानक वो रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही VRS ले लेते हैं और बीजेपी के MLC बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश में बैठ जाते हैं। बनारस में उनको योगी जी लगा देते हैं, उनको सरकार में नहीं घुसने देते हैं। योगी जी को बुलाया जाता है, वहाँ के कई नेता पहुँचते हैं यहाँ दिल्ली मिलने के लिए। उस बीच में ये एक माहौल बनता है कि योगी जी को शायद हटा दिया जाए। ये माहौल बनता क्या, ये खबरें प्लांट की जाती हैं, मीडिया वालों के कान में कहा जाता है अंदर की खबर पता है, ये खबर है। उनमें से कुछ मीडिया वाले इधर उधर से क्रॉस चेक करते हैं, कुछ वैसा का वैसा चिपका देते हैं, तो आपको पता चलता है अच्छा योगी जी जाने वाले हैं। फिर एक खंडन आता है, ऐसे कैसे चले जाएंगे। फिर RSS के कुछ लोग तारीफ करते हैं कि नहीं नहीं योगी जी जो सुरक्षित हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे मालूम है, जो होसबोले साहब हैं, दत्तात्रेय होसबोले, जो जनरल सेक्रेटरी हैं RSS के, जिसको आप सरकार्यवाह कहते हैं, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उनका, वो अब लखनऊ में कैंप करेंगे, लखनऊ में बैठेंगे। एक और फैसला RSS लेती है, और वो फैसला ये है कि मैं बैकग्राउंड भी बताऊंगा। वो फैसला ये है कि अब मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में मुसलमानों को साथ लेके चलेंगे। ये फैसला भी RSS लेती है, और ये बताने की कोशिश की जाती है कि साहब योगी जी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है मुसलमानों के साथ संबंध रखने के मामले में। बाकी यूपी वाले अच्छी तरह जानते हैं क्या रिकॉर्ड है, कैसा रिकॉर्ड है। अब आपको मैं इसके बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहता हूं कि ये सब कब से चल रहा है और कब से मौके की तलाश में थे, और बंगाल की हार ने किस तरह अचानक मोदी जी को कमज़ोर कर दिया। बंगाल में जब चुनाव मोदी जी हारे, उसके ठीक बाद में ये बदलाव आए हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिस RSS का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, उस बीजेपी की सरकार बनती है, उसके जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत, मोदी जी बहुत सारे ट्रोलर्स को, नफरती बयान देने वालों को प्रधानमंत्री होते हुए ट्विटर पे फॉलो करते हैं, लेकिन RSS के सरसंघ चालक का ट्विटर अकाउंट जिस पे से ब्लू टिक हाल में हटा दिया गया था, उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। RSS.org को फॉलो नहीं करते हैं, जो RSS का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। आप कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री जो है वो किसी संस्था से, संगठन से कैसे जुड़ा हो सकता है, इस बात को मैं आपसे सहमत हो सकता हूं, और मैं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन RSS और बीजेपी का जो मामला है उसमें ये चीज़ लागू नहीं होती है। उनके लिए वो स्तुत्य संगठन है, और वो खुलेआम जब इस बात को कहते हैं तो उनको फॉलो करने में क्या दिक्कत है। पूरे 5-7 साल में मोहन भागवत के साथ में, जो RSS के चीफ हैं, मोदी जी की कितनी मीटिंग हुई है? कोई 1, 2, 4 अगर आपको याद आ जाए। मेरी जानकारी में एक भी मीटिंग नहीं हुई है, या एक हुई है तो हुई है। अब वो पीछे पर्दे पे फ़ोन में क्या बात होती है, किसके ज़रिए क्या बात होती है, ये नहीं पता है। तो RSS का जो नया फैसला आया है, उसमें उसने क्या किया है कि एक आदमी को जिम्मेदार बना दिया है, इंचार्ज बना दिया है, जो मोहन भागवत और मोदी जी के बीच में बातचीत करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करेगा। वो है भैयाजी जोशी। आप सोचिए, बड़े बदलाव हैं। और जिन अरविंद शर्मा, AK शर्मा को दिल्ली से सारा छुड़वा छुड़बू के मोदी जी ने वहाँ प्लांट किया था यूपी में,
उनको योगी जी ने उठा के बनारस में फेंक दिया कि जाके आप उनकी सीट पे काम करिए, सरकार में दखलंदाजी का आपका काम नहीं है। और भी बैकग्राउंड है, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो बनते ही क्या हुआ था योगी जी के साथ, याद कीजिए। योगी जी ने कहा था मैं किसानों के कर्जे माफ़ कर दूंगा और पहला फैसला अगर मेरी सरकार का कोई होगा तो किसानों के कर्जे माफ़ करने वाला होगा। वो माफ़ क्यों नहीं कर पाए? जिनकी याददाश्त थोड़ी सी भी ठीक है उनको याद होगा कि दिल्ली में बैठ के एक प्रधानमंत्री के सलाहकार सीधे निर्देश देते थे योगी जी की ब्यूरोक्रेसी को, और वो जो कहते थे वो ब्यूरोक्रेसी करती थी, योगी जी नहीं करते थे, वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री बन के रह गए थे। दूसरा उदाहरण देता हूँ, इन्हीं योगी जी ने ये कहा था कि सारे के सारे लोग 15 दिन के अंदर अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, जितने विधायक जीत के आएंगे। विधायकों ने की, और ये भी कहा था कि उसके 15 दिन बाद अधिकारी भी अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से उन अधिकारियों को आशीर्वाद प्राप्त था। वरना क्या मुमकिन है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केजरीवाल थोड़ी है, मुख्यमंत्री की बात का आदेश कोई टाल जाए, लिखित आदेश? ये सब पुराने घाव हैं जिनको लोग पाले हुए थे। अब एक नई गतिविधि शुरू हो गई है, दिल्ली के अपॉइंटीज़ जो है अभी शुरू नहीं हुई है, पहले से है। आपको गवर्नर बनाएंगे, आपके साथ में 2 या 3 OSD जो है वो वहाँ से आएंगे। ये जानकारी आपको शायद नहीं होगी। आप सारे गवर्नर देख लीजिए, जिनके जो OSD अधिकारी हैं वो वहीं गुजरात कैडर के या कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड वाले होते हैं, ताकि उनके ज़रिए उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सके। अरविंद शर्मा उसी तरह की नियुक्ति के तौर पे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। उसी तरह की नियुक्ति के तौर पे मध्य प्रदेश में पांचाल साहब भेजे गए थे, जिसको उल्टी कहानी पढ़ाई जा रही है कि पांचाल साहब को शिवराज सिंह लेके आए थे और वो चूंकि मोदी विरोधी थे इसलिए निकालना पड़ा। नहीं 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 नहीं, वाइब्रेंट गुजरात से जुड़े रहे हैं वो, और वो मुंबई के नहीं हैं। बार बार मुंबई के उनको कहा जाता है। पांचाल साहब मुंबई के नहीं है, वो गुजरात के हैं। मुंबई में उनका दफ्तर है, उनका बैकग्राउंड पूरा गुजरात का है, और मोदी जी से उनका पीछे संपर्क रहा है। उन्होंने मोदी जी के लिए चुनावों में काम किया है। तो क्या करते हैं कि सारे राज्यों में जो मोदी जी हर मुख्यमंत्री के साथ में, हर राज्यपाल के, पता कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कितने OSD हैं और कौन कहाँ से है। तो वो पूरा का पूरा जो ये तंत्र था उसमें चोट लगी एक साथ 2 जगह। RSS ने मध्य प्रदेश से भी बाहर कर दिया, नए बनाए हुए को, अरविंद शर्मा को भी सरकार से दूर कर दिया। ये पूरा माहौल, ये पूरे हालात जो हैं वो कुछ लोग मोदी के जो विरोधी हैं उनको ये कहने के लिए खुश कर देते हैं कि भाई ठाकुर तो गियो, लेकिन राजनीति में इतनी जल्दी गियो नहीं होता है। एक दांव आता है, दूसरी तरफ से दूसरा दांव आता है, तीसरे से तीसरा दांव आता है। बड़े सारे नेता पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे कांग्रेस से इधर उधर से अब ज्वाइनिंग करेंगे बीजेपी की। बीजेपी के अंदर ही बीजेपी को कमज़ोर कर दिया जाएगा, एक तरफ कर दिया जाएगा। RSS के बैकग्राउंड के लोगों को एक साइड बिठा दिया जाएगा, ऐसा भी अनुमान है, ताकि वो कुछ कर ही ना सकें। सिर्फ वो लोग होंगे जो साहेब को सलाम करते होंगे। ये चैनल आपको कैसा लगा? उम्मीद अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। मेरी राजनीतिक खबरें उस तरह से खालिस विरोध पे आधारित नहीं होंगी कि मैं किसी एक आदमी को पानी पी के गाली दूं, या किसी को गद्दार कहूं, किसी को देशद्रोही कहूं, या कहूं कि इसको जो है ये किसी व्यक्ति की आलोचना करूं, भले वो किसी भी पद पे बैठा हो। ना तो मैं मोदी जी की सीधे आलोचना करूंगा, हाँ निष्पक्ष एनालिसिस करूंगा। उसके लपेटे में जो लोग आएंगे वो आएंगे। अच्छा, बैलेंस्ड और ईमानदार एनालिसिस चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।